दोस्तों, मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर और लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पृथ्वी एकदम तबाह हो चुकी है। यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग मार्स पर मौजूद इंसानी कॉलोनी की तरफ भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगले सीन में लोगों को केबल कार की मदद से इंटरप्लानेटरी स्पेसशिप एनियारा में ले जाते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ लोगों के चेहरे जले हुए दिखाए गए हैं क्योंकि वो लोग पृथ्वी के उस एरिया से आए हैं जहां की ओजोन लेयर तबाह हो चुकी है। इन लोगों के एनियारा में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि यह स्पेसशिप किसी लग्जरी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसमें वो हर एक सुविधाएं मौजूद हैं जो कि एक शानदार लाइफ जीने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, कहा जाए तो वो सब कुछ जिससे हम इमेजिन कर सकते हैं। ये स्पेसशिप पृथ्वी से इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए बनाई गई थी। इस स्पेसशिप के कैप्टन के अनुसार यह शिप एक छोटे से प्लेनेट के जैसा है जहां पर इंसान अपनी लाइफ बड़े आराम से बिता सकते हैं। इस दौरान हम मूवी की मेन कैरेक्टर जूडी को देखते हैं जो कि एनियारा स्पेसशिप के एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम मीमा के लिए काम करती थी। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि पृथ्वी की बुरी कंडीशन देखकर मानसिक रूप से अनस्टेबल हो गए थे। ऐसे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस मीमा सिस्टम के एक कमरे में ले जाया जाता था, जहां ऐसे लोगों को वर्चुअल रियलिटी की मदद से उन्हें मेंटली उनकी प्रेजेंट कंडीशन से बाहर निकालकर ऐसे समय में भेज दिया जाता था जिस समय में उन्होंने अपने पास्ट के सबसे हसीन और खुशहाल पल बिताए हो। मीमा सिस्टम से लेस उस कमरे में लोगों को ऐसा लगता था जैसे वो पृथ्वी पर ही है और वो इसी वर्चुअल रियलिटी में खो जाते थे। इसे फोकस और इफेक्ट कंट्रोल की प्रॉपर ट्रेनिंग करने वाला ही संभाल सकता था। जूडी इन सब में प्रॉपरली ट्रेंड होती है। वो अपनी शिफ्ट पूरी होने से पहले मीमा रूम में जाकर पृथ्वी पर बिताए गए अपने पास्ट के अच्छे पलों में खो जाती थी। इस स्पेसशिप की पृथ्वी से मार्स तक की पूरी जर्नी 3 हफ्ते की होती थी। इसके अलावा इस शिप के सभी यात्रियों के लिए पर्सनल अटेंडेंट होते थे जो उन्हें उनके रूम में ले जाकर बेड के साथ प्रॉपर स्ट्रैपिंग करते थे जब तक कि ग्रेविटेशनल लोड और स्पेसशिप की क्रूज स्पीड बैलेंस नहीं हो जाती थी। यहाँ पर मीमा, रोबेन, जूडी और एक एस्ट्रोनॉमर लेडी दोनों एक ही रूम में रहा करते थे। अब इस एनियारा स्पेसशिप की जर्नी स्टार्ट होती है और पहला 1 घंटा नॉर्मल गुजरता है। हम आगे देखते हैं कि कुछ पैसेंजर्स मीमा रूम में इसके इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए आते हैं, जिन्हें जूडी गाइड करती है और मीमा इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है। लोग जितना वर्चुअल रियलिटी की मदद से अपने पास्ट में खोने लगते थे, मीमा इफेक्ट उनके दिमाग पर उतना ही हावी होने लगता था। जूडी उन्हीं पैसेंजर्स में से एक छेबेबा नाम की पैसेंजर को यूज करती है और मीमा इफेक्ट स्टार्ट कर देती है, जिससे छेबेबा अपनी यादों की गहराइयों में खो जाती है। मीमा इफेक्ट की वजह से उसे पृथ्वी पर होने का एक अलग ही एहसास होता है। इधर जूडी एक ऑपरेटिंग डिवाइस से ये सारी चीजें मॉनिटर और ऑपरेट कर रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एनियारा से स्पेस मलबा टकराने से एक झटका लगता है। कुछ मलबा एनियारा के न्यूक्लियर रिएक्टर से भी टकरा जाता है, जिससे इसका प्रोपल्शन और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद शिप को एक्सप्लोड होने से बचाने के लिए फ्यूल को इंजेक्ट करके बाहर निकालना पड़ता है। इस टक्कर के कारण एनियारा के कई सारे और सिस्टम भी बंद पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उनमें से कुछ सिस्टम फिर से काम करने लगते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि शिप अपने रास्ते से भटक गया है। जिसके बाद एनियारा स्पेसशिप के कैप्टन शिफोन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और स्पेसशिप के रास्ता भटक जाने के कारण वो एक अलग अननोन लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अब उन्हें अपने मिशन को फिर से शुरू करने के लिए किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी खगोलीय पिंड या फिर किसी प्लेनेट के नजदीक आने का वेट करना पड़ेगा ताकि वे अपने ग्रेविटेशनल और चिलिंग शॉट को वापस ट्रैक पर ला सके। हालांकि वो नहीं जानते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। वो आगे कहते हैं कि अब मार्स की 3 हफ्ते की यात्रा में 2 साल या फिर इससे भी कहीं अधिक समय लग सकता है। ये सुनते ही सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और पैनिक क्रिएट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम लिबिडेल होता है, उसे पैनिक होने की वजह से एक दौरा पड़ता है, इसलिए उसे शांत करने के लिए जूडी के द्वारा मीमा में ले जाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस एक्सीडेंट को अब हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और पैसेंजर्स अब काफी शांत हो चुके हैं। अपनी इस कंडीशन से बाहर निकलकर खुशी और मानसिक शांति पाने के लिए अब सभी पैसेंजर्स मीमा का यूज करने लगे थे। इसी दौरान जूडी को स्ट्रेस की वजह से नींद न आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसलिए जूडी अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए पूल चली जाती है, जहां एनियारा स्पेसशिप की एक पायलट ईसा गोल भी आई होती है। जूडी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो ईसा गोल को इसके बारे में कैसे बताए। अब जूडी वापस अपने रूम में पहुंचती है, तब उसकी रूम पार्टनर एस्ट्रोनॉमर उसे बताती है कि शिप वास्तव में भटक चुकी है और आसपास कोई भी खगोलीय पिंड या फिर प्लेनेट आने वाला नहीं है। हम स्पेस में खो गए हैं और ये बात कैप्टन शिफोन भी जानता है, लेकिन सब लोग परेशान ना हो और कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए उसने लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताई। जूडी एस्ट्रोनॉमर की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अब वो सब लोग बुरी तरह से स्पेस में फंस गए हैं। इस घबराहट और टेंशन को दूर करने के लिए जूडी शराब लेकर मीमा रूम में चली जाती है और मीमा इफेक्ट की वजह से खुद को वापस पृथ्वी पर देखती है।
ठीक होने के बाद वो मीमा रूम से बाहर आती है। तभी रास्ते में उसे एक पैसेंजर मिलता है जिससे एस्ट्रोनॉमर ने सारी सच्चाई बता दी थी कि वो स्पेस में खो गए हैं, इसलिए उसे पैनिक अटैक पड़ जाता है। जूडी उसे शांत करने के लिए मीमा रूम में ले जाती है, जहाँ पर मीमा रूम पहले से ही पैसेंजर से भरा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब लोग सोए हुए हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब लोग अपनी इमेजिनेशन की दुनिया की गहराइयों में खोए हुए थे और खुद को पृथ्वी पर होने का एहसास कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी एक दिन कैप्टन से मिलकर उनसे कहती है कि उससे मदद की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे लोगों को पता चलेगा कि हम कहीं खोए हुए हैं तो लोग डर और घबराहट के कारण अपने आप को शांत करने के लिए मीमा का ज्यादा यूज करने लगेंगे। इसलिए कैप्टन जूडी की बात मान लेता है और जूडी को बताता है कि जल्दी ही खाने की सप्लाई भी खत्म होने वाला है, इसलिए लोगों को आगे चलकर सिर्फ एल्गी यानी शैवाल ही खाना पड़ेगा और तब लोगों को पूरी सच्चाई बता दी जाएगी। और हम देखते हैं कि इस तरह देखते ही देखते पूरे 3 साल बीत जाते हैं और फूड सप्लाई भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जिंदा रहने के लिए एल्गी खाने लगे थे। इस कारण से लोगों की बॉडी में बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम होने लगी थी, पर किसी तरह से लोग मीमा के सहारे अपने प्रेजेंट सिचुएशन को भुला कर जी रहे थे। तो वही जूडी का इसागेल के लिए प्यार बढ़ता जाता है और वह इसागेल के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में अपनी रूममेट एस्ट्रोनॉमर को बताती है। तो वह एस्ट्रोनॉमर हंसते हुए जूडी से कहती है कि शिप के लोगों की जिंदगी, उनका प्यार, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और एनियारा स्पेसशिप, ये सब कुछ ब्रह्मांड की गहराइयों के सामने छोटा और मीनिंगलेस है। और ये इतना सब कुछ कहकर वो वहां से चली जाती है। ये सुनकर जूडी को बुरा लगता है और वह दुखी हो जाती है, इसलिए जूडी मीमा रूम में चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूडी मीमा इफेक्ट की वजह से एक सुंदर सी नदी में तैर रही थी और ऊपर आसमान में काफी पंछी उड़ रहे थे, लेकिन अचानक से ये पंछी मरने लगते हैं, जिससे जूडी काफी हैरान होते हुए उठ जाती है, क्योंकि मीमा का काम है कुछ अच्छे सीन दिखाना जिससे लोगों को शांति का एहसास हो सके। मीमा इफेक्ट से बाहर आने के बाद वह देखती है कि कुछ लोग पहले से ही मीमा इफेक्ट में जा चुके थे और वो अचानक से तड़पने लगे थे, इसलिए वो मॉनिटरिंग डिवाइस से चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि सारे लोगों को काफी डरावने सपने आ रहे हैं, जैसे कोई जगह जल रही हो और बड़े बड़े भूकंप आ रहे हो, जिसकी वजह से लोग शांति से उठने के बजाय डर से उठने वाले थे। इसलिए जूडी मीमा बंद कर देती है और फिर चेक करने लगती है कि मीमा में क्या खराबी है। चेकिंग के दौरान उसे पता चलता है कि मीमा सिस्टम ओवरलोड के कारण खराब हो रही है, लेकिन जब ये बात कैप्टन को पता चलती है कि मीमा को बंद कर दिया गया है तो वो जूडी को काफी डांट लगाते हैं। वहीं जूडी उनसे कहती हैं कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन वो जूडी की एक नहीं सुनते हैं, क्योंकि इस नए इकोसिस्टम में लोग मीमा के बिना पागल हो जाते। इसके बाद जूडी को ना चाहते हुए भी मीमा को फिर से चालू करना पड़ता है, जिसके बाद मीमा का ओवर यूज होने की वजह से वह सडनली एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे मीमा पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। लोगों की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। उधर लिबडेल, जो कि मीमा का सबसे ज्यादा यूज करती थी, वो रूमर फैला देती है कि जूडी की वजह से मीमा खराब हुआ है। इसके चलते जूडी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसलिए पायलट इसागोल जूडी की मदद करने के लिए कैप्टन शिफोन से बात करने चली जाती है, लेकिन कैप्टन रूमर्स को सच मानते हुए जूडी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है और इसागेल को ताना मारते हुए उकसाने की कोशिश करता है, जिससे उससे गुस्सा आ जाता है और कैप्टन को पंच कर देती है, जिसके कारण उसे भी जूडी के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि करीब 4 साल बीत चुके थे। इसी दौरान कुछ लोग जो कि मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे थे वो सुसाइड कर लेते हैं और अन्य लोग जो किसी हेल्प या आश्वासन की उम्मीद करते हुए कल्ट यानी कि पंथ बनाने लगते हैं। उधर जूडी और इसागेल अपने कारावास के दौरान काफी करीब आ जाते हैं। स्पेसशिप में स्टाफ की कमी होने की वजह से इन दोनों को जेल से बाहर निकालकर फिर से काम पर लगा दिया जाता है। जूडी को टीचिंग का काम दिया जाता है और इसागोल को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है और उन दोनों को एक साथ रहने के लिए एक ही रूम अलॉट कर दिया जाता है, जहां उनके बीच हम देखते हैं कि और भी रिलेशन मजबूत हो जाते हैं। 1 साल की जेल के बाद जूडी पहली बार शिप की हालत देखती है। शिप के हालात काफी बदल चुके थे और लोगों की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। इसागेल और जूडी के स्पा सेशन के दौरान चेबेबा वहां आ जाती है और उन्हें लिबिडेल और लिबिडेल्स पंथ का हिस्सा बनने के लिए कहती है, लेकिन जूडी समझ गई थी कि इस पंथ के लोग मीमा के तबाह हो जाने की वजह से जूडी का बलिदान देना चाहते हैं, पर चेबेबा उन्हें बताती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब वो दोनों उस पंथ का हिस्सा बनने जाती हैं, तब वो देखती हैं कि काफी सारे लोग अपने चेहरे पर पेंट लगाए हुए वहां मौजूद है और फिर वहां पर एक प्रेयर की जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां आपस में इंटीमेट होने लगते हैं, जिसमें जूडी और इसागेल भी शामिल होती है। और फिर कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि इसागेल प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वह काफी डिप्रेशन में थी। इसागेल की हालत देखकर जूडी स्पेसशिप के बाहर एक बीम स्क्रीन बनाने की सोचती है, जहां पर अर्थ के विजुअल चलते रहेंगे, जिससे लोगों को अच्छा फील हो। और जब ये बात जूडी कैप्टन को बताती है तो कैप्टन कहता है कि उसे टीचिंग का ही काम करना चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन की कुछ मदद हो सके। अब हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जिसमें इसागेल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इसागेल ठीक होने के बजाय और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है।
एक दिन इसागेल अपने बच्चे के साथ पूल में होती है कि तभी उसे एक गार्ड कमांड सेंटर के लिए बुलाने आता है। इसागेल के साथ जूडी भी कमांड सेंटर पहुंच जाती है और उन्हें वहां जाने के बाद पता चलता है कि एक स्पेसशिप उनकी तरफ आ रहा है। उस स्पेसशिप को देखकर इन लोगों को लगता है कि शायद ये कोई रेस्क्यू स्पेसशिप है जो इन लोगों के लिए फ्यूल और फूड सप्लाई लेकर आ रहा है, जिससे कमांड सेंटर में मौजूद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो स्पेसशिप काफी दूर होता है, जिससे उनके करीब पहुंचने में लगभग 1 साल बीत जाता है। जिसके बाद एनियारा के क्रू मेंबर्स उस स्पेसशिप को एनियारा से जोड़ने की तैयारी में जुट जाते हैं। जैसे ही वो शिप एनियारा के पास आती है, सभी पैसेंजर्स को उनके रूम में भेजकर बेल्ट की मदद से बेड से स्ट्रेच कर दिया जाता है, क्योंकि एनियारा की ग्रेविटी भी चेंज होने वाली थी। और हम देखते हैं कि क्रू मेंबर्स उस स्पेसशिप को हुक्स की मदद से डॉक कर लेते हैं। इसके बाद क्रू मेंबर्स की टीम उसकी जांच करने लगती है, लेकिन ये स्पेसशिप उनके लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें इस स्पेसशिप को खोलना ही नहीं आता था। और फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक इंजीनियर के द्वारा यह बताया जाता है कि इस स्पेसशिप को खोलने का तरीका काफी पुराना है, कि तभी एक दूसरा इंजीनियर कहता है कि यह हमारा रेस्क्यू शिप है ही नहीं, इसलिए कैप्टन इन सारी बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। इसके बाद कैप्टन उस एस्ट्रोनॉमर से मिलता है जिसने सबसे पहले बताया कि एक स्पेसशिप हमारी तरफ आ रहा है, और उसे अवार्ड देने के लिए भी कहता है। लेकिन वो एस्ट्रोनॉमर हंसते हुए कहती हैं कि इस अवार्ड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैप्टन ने उससे अभी तक नहीं बताया था कि उस शिप के अंदर क्या है। इसका मतलब यह है कि वह शिप हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए एनियारा स्पेस में एक कॉफिन यानी ताबूत की तरह है और हम सब कभी भी मर सकते हैं। इस बात पर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है, और उसके मरने के बाद उसे एक कॉफिन में बंद करके स्पेस में बाहर इंजेक्ट कर देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एनियारा एक स्पेस स्टॉर्म के बीच फंस जाती है, जिससे उससे काफी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से एनियारा में मौजूद काफी सारे लोग मारे जाते हैं। कैप्टन ये सब हो जाने के बाद जूडी को बीम स्क्रीन बनाने की परमिशन दे देता है, जिससे वह अकेले ही बनाने लगती है। इसाबेल जूडी के लिए खुश रहने की कोशिश करती है और कहती है कि जूडी के कारण ही उसे जीने की एक नई उम्मीद मिली है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। इसी दौरान कई सालों की मेहनत के बाद जूडी आखिरकार बीम स्क्रीन को स्पेसशिप के बाहर चला ही देती है। इस खुशी को जाहिर करने और इसाबेल को बीम स्क्रीन का नजारा दिखाने के लिए वो अपने रूम में आती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि इसाबेल ने अपने बच्चे के साथ खुद का अंत कर लिया था। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे इस सफर को 10 साल बीत चुके थे। शिप में अब बस कुछ ही लोग बचे थे, जबकि कैप्टन अभी भी ऐसा दिखावा कर रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन अंदर से उसकी भी उम्मीदें टूट चुकी थी। वह जूडी को स्टेज पर बुलाकर बीम स्क्रीन बनाने के लिए मेडल देता है, लेकिन जूडी या कोई भी इस मेडल से खुश नहीं था। अब हम देखते हैं कि यात्रा शुरू हुए 24 साल बीत चुके थे और एनियारा स्पेसशिप अभी भी किसी खगोलीय पिंड या फिर प्लेनेट के आसपास भी नहीं था, और बस ऐसे ही स्पेस में इधर उधर भटकते जा रहा था और अभी कुछ लोग ही जिंदा थे। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एनियारा 60 लाख साल बाद लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक इमेजिनरी प्लेनेट GM54 के पास से गुजर रहा है। जैसे पृथ्वी की तरह दिखने वाले GM54 प्लेनेट ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है और इसके बाद मूवी का अंत हो जाता है। अब दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।